मैं बीनिश को लेकर जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, हर तरफ फूल ही फूल बिखरे पड़े थे। वो एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा स्पेशल वेडिंग रूम था, जो वीआईपी गेस्ट के लिए ही सजाया जाता था। मैं अपने हनीमून की इब्तिदा ऐसी ही किसी जगह से करना चाहता था। मेरे जज्बात मचल रहे थे। मैं बीनिश के पीछे खड़ा था, बेख्तियार इसके गिर्द अपने बाजू हायल कर लिए। मैं इसको अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन वो पीछे हो गई। वो बहुत शर्मा रही थी। मैंने कहा, क्या यार, अब तो कोई नहीं देख रहा, अब तो नकाब उतार दो। इसने मेरे कहने पर जब नकाब उतारा तो इसका खूबसूरत बेदाग सरापा देख के मेरे अंदर जज्बात का एक मुँह जोर तूफान सा उठने लगा था। मैंने इस बेड पर बिठा दिया। मेरी पेशकदमी देखकर वो बोली, माहिर, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रात आराम कर लेते हैं, कल फ्रेश होंगे, फिर सारा दिन घूमेंगे और फिर आप अपने मन मानिया कर लेना। वैसे भी ये पराई जगह है, मैं इस रूम में कंफर्टेबल नहीं होंगी। मैंने कहा, क्या यार, शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ है, तुम अभी से थकने भी लगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ही तुम्हारे साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना है। अब नहीं रुकूंगा। मैं इसका एहतजाज मेरे सामने दम तोड़ गया। मैं इस रात को अपनी ज़िंदगी की हसीन तरीन और यादगार रात बनाना चाहता था, मगर ये रात यादगार तो बनने वाली थी, मगर हसीन तरीन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रात मेरी ज़िंदगी की बदतरीन रात थी, जिसने मेरी बीवी की जान ले ली थी। मैं ऑफिस में से घर आया तो अम्मी और अफशा सर जोड़ कर बैठी थी, जैसे कोई इंतहाई अहम मौजू पर बात कर रही हूँ। मैं चुपके से इनके पीछे से करीब आया और कान इनके करीब ले गया। वो हड़बड़ा कर पीछे को हुई, जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो। अफशा ने मुझे कान से पकड़ लिया, कहा, जब 2 औरतें हैं मौजू पर बात कर रही हों तो दरमियान में टांग नहीं अड़ाते भाईजान। मैंने कहा, जब 2 औरतें मेरे बारे में बात कर रही हों तो मैं तो टांग नहीं बल्कि बाजू भी अड़ाऊंगा। मेरी माँ मुझे देखकर हंसने लगी। कहा कि हम तो तुम्हें सरप्राइज़ देने के चक्करों में थे, मगर तुमने पूरा सरप्राइज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा, कसम से अम्मी, शोख, हसीन, चंचल, शर्मो हया वाली और कुछ नहीं सुना। वैसे शोख, चंचल, हसीना और बाहया लड़की का नाम क्या है और वो रहती कहाँ है? ज़रा मुझे भी तो पता है, बताएं। इसका अम्मी के हाथ जूते के करीब जाने लगे और मैं वहाँ से एकदम भाग कर कमरे में चला गया। मैं जानता था कि आजकल मेरे रिश्ते की बातें हो रही हैं। नित रोज़ अम्मी और अफशा किसी न किसी घर से कोई ना कोई लड़की देख कर आते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। इनका भी मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढने का था इरादा, जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल बाहयाब, बाकरतार और घर की देखभाल करने वाली भी हो। भला इतनी ज़्यादा खूबियों वाली लड़की कैसे मिल सकती है? मैंने अपनी शादी का मामला अम्मी और आपा पर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इनका बहुत प्यारा और लाडला सा बेटा था। वो मेरी शादी को लेकर बहुत सारे अरमान पूरा करना चाहती थी। मेरी अपनी कोई पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इनको खुली छूट दे रखी थी। बस मेरी एक ही डिमांड थी कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और मेरे कमरे में आपा आई, मुझसे कहने लगी कि भाई, हमने आज जो लड़की देखी है, अगर आप इसे देख लेंगे तो अपने होशो हवास खो बैठेंगे। मैंने कहा, क्या? मैं इस उम्र में मजनू नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे तो बख्शो। इसने कहा कि भाई, हमने आपके लिए हीरा ढूंढा है और आप नखरे दिखा रहे हैं। मैंने कहा, हीरा ढूंढा है तो फिर जौहरी को तो दिखाओ, क्योंकि जौहरी को हीरे की सही पहचान होती है। इसने कहा, वो नूर हीरा है, कोहनूर हीरा, यूँ मंज़े आराम पर नहीं आ सकता और ना ही दिखाया जा सकता है। वो तो पर्दों में छुप कर बैठा है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे अभी इश्तियाक हो रहा था इसे जान लेने का। मैंने कहा, आपी, उसका नाम भी तो कोई होगा ना? इसने कहा कि इसका नाम बीनिश है। नाम तो अच्छा है, अब देखते हैं मेरी माँ और बहन की पसंद कैसी होती है कि मुझे जिस शर्त मैंने लगाई थी
اگر آپ کو اس سے پہلے نظر میں محبت نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ میں نے کہا تو مجھے چیلنج کر رہی ہو، جو ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا ہے مگر کسی پر آج تک دل نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہزاروں لڑکیوں کو دیکھا ہے مگر وہ تو لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے۔ اب تو میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ اتنے میں امی بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تمہاری بات ادھر پکی کر دی ہے، کیونکہ مجھے بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا اپنی ماں اور بہن کی پسند پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گا۔ میں نے کہا جی امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بس لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ کھڑی جچے، کالر پر ہاتھ رکھا اور اپنے بالوں کو ایک سٹائل سے پیچھے کیا۔ میری ماں اور بہنیں مجھے دیکھ کر زومانی انداز میں ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ بھائی مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا وہ ایسی لڑکی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو وہ میلہ ہی لوٹ لے۔ میں نے کہا اب تو معاملہ میری انا پر آ گیا ہے، آپ تو میں اس کو دیکھ کر ہی چھوڑوں گا۔ امی نے کہا کہ یہی شرط رکھی ہے انہوں نے کہ ہم شادی سے پہلے لڑکی کو نہیں دکھا سکتے۔ اوہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں، پردے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا امی یہ تو زیادتی والی بات ہے نا، میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہوں جسے میں نے ایک آنکھ دیکھا بھی نہ ہو۔ امی نے کہا بس بیٹا تمہیں صبر کے گھونٹ بھرنا پڑیں گے۔ ہمارے لاکھ سمجھانے پر بھی انہوں نے تصویر نہیں دکھائی۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تمہیں مجھ پر اور افشا پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم تمہیں بچپن سے جانتے ہیں، تمہاری پسند کے بارے میں اچھی سے علم ہے اور وہ تمہاری پسند کے عین مطابق ہوگی۔ بس تم ہم پر بھروسہ کرو تاکہ ہم منگنی کی رسم کر سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، پہلے کبھی آپ کو مایوس کیا ہے جو اس بار کروں گا، آپ کا جو دل چاہے کر لیں۔ امی اور افشا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ میری منگنی کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا اور اب شادی میں 1 ہفتہ باقی تھا۔ میں بے چینی حد سے زیادہ تھی میرے اندر۔ میں صرف ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ کڑی پابندیوں میں تھی۔ بس ہر وقت اپنے دل میں اس کا نام کا ورد کرتا رہتا اور میرا وقت گزرتا رہتا۔ مجھے بن دیکھے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ میری دلہن بنے میرے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی تک نہیں ہٹایا تھا اپنا نقاب اور میں اس کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اب تو میرا صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا تھا۔ اس دوران امی اور افشا نے اس کی تعریفیں میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے اور میں کیسے خود پر جبر کیے ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ یہ میں ہی جانتا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو بہت سارے جذبات مجھ پر حاوی تھے۔ جب اسے پہلی بار دیکھوں گا تو کیا کہوں گا اور وہ مجھے دیکھ کر کیا کرے گی۔ میں اپنی ازدواجی رشتے کی شروعات بہت ہی رومانٹک انداز میں، خوبصورت انداز میں کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی دھڑکن میرے کانوں میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھا۔ اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ میں نے اس سے سلام کے بعد اس کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ اس کی آواز اتنی سریلی اور خوبصورت تھی کہ میں بنا دیکھے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اب تو مزید انتظار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے یوں لگا جیسے میری کلائی کی نبض ایک ساتھ بند ہو گئی ہوں۔ امی اور افشا نے جو بھی اس کی تعریف آج تک کی تھی وہ اس تعریف پر بالکل بھی پورا نہیں اتری تھی، بلکہ وہ ان تعریفوں سے بہت ہی اوپر کی کوئی چیز تھی، کوئی اوپر سے آسمان سے پری تھی جیسے، یا کوئی حور۔ میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پایا، بس اس کو دیکھتا رہا۔ میرا دل کیا کہ وقت کی گھڑیاں یہیں رک جائیں، دنیا کا شور اور ہنگامہ بس ایک دم سے تھم جائے اور میرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے کا لمحہ امر ہو جائے۔ میں جو کئی دن سے اس کی تعریف میں ادا ہونے والے الفاظ رومانس کی کتابوں سے رٹتا رہا تھا، ایک دم سے ہی وہ سارے الفاظ میرے دانتوں تلے دب گئے، جیسے وہ اس کے آگے بہت حقیر ہو کہ ادا نہ ہو پا رہے ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟
کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ یہ جملہ تھا یا کیا؟ میں بے اختیار اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ جان عالیہ کی شاعری کی ساری کتابیں ایک طرف اور تمہارا حسن دوسری طرف۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ نہ جانے میں نے کون سی نیکی کی تھی جو مجھے تم مل گئی ہو۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ اس کی حیا، اس کی سادگی، اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی اور وہ مجھے مکمل پاگل بنا رہی تھی۔ میں لفظوں میں اس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکا، مگر میں اسے اتنی محبت دینا چاہتا تھا کہ میری اور اس کی ذات کا ادھورا پن مکمل ہو جائے۔ ایک ہفتے تو شادی کے ہنگاموں اور دعوتوں میں ہی نکل گیا۔ میں اس پر ٹھیک سے اپنی محبت بھی نچھاور نہیں کر پایا تھا۔ میں بس کچھ دنوں کے لیے اسے سب کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنا سارا کا سارا وقت مجھے دے سکے۔ میرے کولیگز نے مجھے شادی کا تحفہ مری کی 2 ٹکٹس کی صورت میں دیا تھا۔ یہ تقریباً 1 ہفتے کا ٹور تھا اور اس 1 ہفتے میں میں اسے قدرت کے حسین مناظر دکھانا چاہتا تھا اور اپنی محبت پوری اس پر نچھاور کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے بینش کو یہ سب بتایا تو وہ تھوڑی سی ہچکچانے لگی۔ بولی کہ ماہر، میں یہ سب کیسے کروں گی؟ آپ کو تو پتہ ہے میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور میں یوں ہی آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جا سکتی ہوں، ادھر گھر میں ہی کمفرٹیبل ہوں۔ میں نے کہا کہ شادی کے بعد ہنی مون بھی کوئی بلا ہوتی ہے۔ مائی ڈیئر، ہنی مون گھر پر بیٹھ کر نہیں منایا جاتا، آئی سمجھ؟ میں نے ہلکی سی چیٹ اس کے سر پر رسید کی۔ وہ بولی کہ جانتی ہوں سب اتنی جاہل نہیں ہوں، میں بس مجھے یوں ہوٹلوں میں رہنا اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کے کوئی بھی بات نہ سنی اور کہا مجھے آفس سے صرف 1 ہفتے کی چھٹی ملی ہے اور میں اتنا اچھا ٹائم گھر پر نہیں گزارنا چاہتا اور دعوتوں کی نظر نہیں کر سکتا، مجھے تم اکیلی چاہیے ہو، آئی سمجھنا؟ اس نے کہا کہ اکیلے کہاں ہوں گے، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے ہیں، اور میں اس کی سادگی پر دل کھول کر ہنستا رہا۔ وہ واقعی ہی بھلی مانس سی تھی۔ آج کل کے دور میں ماڈرنزم کے نام پر جو کچھ بھی لڑکیاں کرتی تھیں، اس سے اس سب کی ہوا تک نہ لگی تھی۔ میں اور بھی زیادہ اپنی محبت پر فخر کرنے لگا تھا۔ میرا بس چلتا تو ہر وقت اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا۔ اس کی سادگی اور معصومیت اس کے حسن سے کہیں بڑھ کر تھی۔ بالآخر میں اس کے لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ ہم نے بائی ایئر سفر طے کیا تھا اور بائی روڈ ہمیں مری تک جانا تھا۔ سارا دن سفر کی تھکن کے بعد بالآخر ہم رات کے وقت مری پہنچ گئے تھے۔ بینی شاید درست کہتی تھی، کیونکہ سارے ہوٹلز کے سبھی رومز ریزرو تھے، یوں جیسے سارا پاکستان مری کی سیر کو نکلا ہو۔ ہم 2-3 ہوٹلز گئے مگر رومز بکڈ تھے، کوئی روم بھی خالی نہ تھا۔ ہمیں رات کے 10 بج چکے تھے۔ یوں خوار ہوتے بینش بہت تھک چکی تھی مگر وہ مروت میں خاموش تھی۔ چوتھے ہوٹل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سوری، سارے رومز ریزرو ہیں۔ میں نے کہا کہ یار کوئی روم تو خالی ہوگا نا؟ تو مینیجر اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو ذومعنی نظروں سے دیکھنے لگا اور کہا کہ ہمارا ایک اسپیشل روم خالی ہے جو وی آئی پی گیسٹس کے لیے ہے، اگر آپ وہاں ٹھہرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، وہی رکنا پسند کریں گے۔ بینش تو سر تا پیر سیاہ برقع پہن رکھا تھا مگر اس کے سفید ہاتھ نظر آتے تھے جن پر مہندی لگی ہوئی۔ وہ مینیجر ان ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی انگلیوں کو مڑوڑ کر مجھے دکھا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں یوں کرنے سے تسلی دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد میں نے اور وہ لڑکا واپس آیا اور کہا کہ آپ کا روم بالکل ریڈی ہے سر، آپ وہی جا سکتے ہیں اور اپنے وقت کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے ہوٹل کو زینت بخشی ہے۔ وہ کافی چھچھورا سا مینیجر تھا۔ مجھے اس کی بار بار بینش کی طرف اٹھتی نظریں ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں، مگر میں خاموش رہا اور بینش کو لے کر اس ہوٹل کے روم میں چلا گیا۔ جب ہم اس روم میں پہنچے تو اتنا خوبصورت اور بڑا روم دیکھ کر ہماری ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔
मैं किसी ऐसी ही जगह की तलाश में था जो बीनिश के शान शान हो। बुर्का पहन रखा था बीनिश ने। मैंने कहा, ये बुर्का तो अब उतार दो, अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा। वो अभी तक हिचकिचा रही थी। फिर इसने अपना नकाब उतार दिया। वो सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। इसने मेहरून कलर की मैक्सी पहन रखी थी जो इस पर बहुत ज़्यादा जच रही थी। मैंने इसे सामने आने में खड़ा किया और ख़ुद इसके पीछे झुक के इसके कंधे पर अपनी ठोडी रख दी। वो वाकई कमाल की हसीन और सादा थी। फ़ौरन नज़रें झुका गई, कहने लगी कि माए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब हमें आराम करना चाहिए क्योंकि 12 तो बज गए हैं, सुबह उठना भी है और फिर सैर व तफरीह के लिए निकल पड़ेंगे। वो मेरी नज़रों का मफ़हूम जानकर अपनी थकन का जिक्र करने लगी। मैंने कहा कि तुम्हारी सारी थकन उतार दूंगा। जहाँ पर आया हूँ यहाँ तुम बिल्कुल अकेले हैं। तीसरा, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। मगर वो अंदर से बहुत बेचैन थे। कहने लगी कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये जगह मशकूक सी लग रही है। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और हंसने लगा। वो वाकई बहुत सादा थी। भला ये जगह मशकूक कैसे हो सकती थी? होटल रूम्स में प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर ही शादीशुदा अफराद हनीमून मनाने आते थे। इसलिए मैं इसके सवाल को नज़रअंदाज की अपनी गुस्ताखियाँ जारी रखने लगा क्योंकि मेरी शादी को अभी 1 हफ़्ता हुआ था। मगर इस दौरान शादी के हंगामों और दावतों ने मुझे बिनिश के साथ वक्त नहीं गुजारने दिया था। वैसे भी हनीमून पर जज्बात और भी मज़ूर होने लगते हैं, इसलिए मैं इसके एहतजाज और शर्म को इग्नोर करके इस वक्त को यादगार बनाना चाहता था ताकि बाद में जब हम कभी अकेले हों बैठें तो इस वक्त इन लम्हों को याद करके इंजॉय कर सकें। अगले रोज़ मैं इसे इन तमाम मुकामात की सियाहत के लिए ले गया जो मरी में बहुत मशहूर जगह थी और नेचर के बहुत करीब थी। हमने 1 हफ़्ता अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा था। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था क्योंकि मेरे पहलू में भी बिनिश थी और मेरे आसपास मेरे साथ हर लम्हा यादगार बना रही थी। अभी तो मेरे पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजरने वाली थी और पता नहीं कितने ही खूबसूरत लम्हे हमारी ज़िंदगी को 4 चाँद लगाने वाले थे। मगर शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि मरी में गुजारा गया ये वक्त मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा डरावना ख्वाब बनने वाला था जिसने मेरी हस्ती ही मिटा देनी थी। 1 हफ़्ते के बाद हम घर वापस आ गए। बिनिश बहुत खुश थी। मेरी संगत ने इसको हुस्न को मज़ीद महका दिया था। अगले रोज़ वही टफ़ रूटीन मेरी मुंतज़िर थी, मगर मैं खुश था कि बिनिश जैसी साथी को पाकर मैं अपनी सारी थकन इसके आगोश में उतार दूंगा। अगले दिन मैं ऑफिस गया और अपने कॉलेज लीग से मिला तो वो सब मुझे मानी खेज़ नज़रों से देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने एक गैर मामूल सा महसूस किया था जो इस ऑफिस की आबो हवा में रच गया था। सब कुछ मुझसे पूछ रहे थे कि फिर कैसा रहा तुम्हारा हनीमून। मैंने कहा, बहुत ज़्यादा यादगार। इसने कहा कि हाँ यार, यादगार लम्हे तो तुमने वाकई ही बहुत गुजारे हैं। मैं इनकी बातें समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मुस्कुरा कर सर झटक कर आगे बढ़ जाता। शायद इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो मुझे कुछ बता सकें, इसलिए एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। फिर अचानक ही मेरा एक दोस्त जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था अफरा तफरी में मेरे करीब आया और कहा कि माहिर, ज़रा बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, क्या बात है? यहीं पर कर लेते हैं, वैसे भी बहुत काम करने वाला पड़ा है। इसने कहा कि काम बाद में हो जाएगा क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताऊं दूंगा वो तुम्हारे सारे काम भुला देगी तुम्हें। मैं एकदम से इसकी शक्ल देखकर परेशान हो गया और ख़ामोशी से इसके पीछे चल दिया। मुझे किसी अनहोनी का एहसास शिद्दत से हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया कि इधर बैठो और चाय पियो, बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, इसकी चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैंने कहा, बात क्या है, बताओ तो सही। इसने कहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की? मैंने कहा, मैंने क्या कर दिया है? इसने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है और मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि तुम्हें खुद भी अभी इस बात का पता नहीं चला।
क्योंकि सारे ऑफिस में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। अब मैं वक्तन वाकई ही परेशान हो गया था और कहा कि जल्दी मुझे बताओ क्या हुआ है। एकदम से मेरे अंदर जैसे बिजली सी लगने लगी हो, जैसे बहुत बड़ी बात हो जो अभी मेरे सर पर आसमान गिरा देगी। इसने कहा कि क्या तुमने होटल रूम में अपने मोबाइल से कोई भी वीडियो या तस्वीर बनाई थी? मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? इसने कहा कि मेरा मतलब ये है कि तुमने बीनिश यानी भाभी के साथ कोई भी नाजेबा तस्वीर या वीडियो बनाई थी या नहीं। मैंने कहा कि क्या कह रहे हो तुम? मैंने एक दो सेल्फी ली थी, इसके अलावा कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। हुआ क्या है? इसने अपना मोबाइल खोला और मेरे सामने एक वीडियो खोलकर अपने हाथ में पकड़ा दी। जैसे जैसे मैं वीडियो देख रहा था मेरे जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जान निकल रही थी। मुझे अपने कदमों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। मेरा वजूद ऐसे हो गया जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया हो। वो वीडियो मुझ पर थोड़े बस आ रही थी क्योंकि इस होटल रूम में जिसमें हम ठहरे थे और मैंने अपने और बिनिश के साथ यादगार लम्हे बिताए थे, वो सब इस वीडियो में रिकॉर्ड थे और ये वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। एकदम से मोबाइल मेरे हाथ के दरमियान कांपने लगा और एकदम मैं अपने बाल खींचने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतने बड़े सदमे का रिएक्ट किस तरह से करूं। मेरा दोस्त मेरी तरफ देखने लगा और कहा कि तुमने वाकई ही अपने मोबाइल से कोई वीडियो नहीं बनाई? मैंने कहा कि पागल हो तुम? नहीं, भला इतनी नाजुबा वीडियो अपने मोबाइल में कैसे बना सकता हूँ? तो फिर ये वीडियो किसने बनाई है और ये सोशल मीडिया पर किसने डाली है? मैंने कहा इस बात का आइडिया मुझे भी नहीं है, कसम ले लो, मेरा मोबाइल चेक कर लो, मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी बीवी बहुत बाहया बाकिरदार पर्देदार है। मैं इसकी हया को यूँ पामाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं। मेरा दोस्त शायद मेरी बात का मतलब समझ गया और कहा कि फिर जिस होटल में तुम ठहरे थे इसके मैनेजर से जाकर बात करो क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है और तुम्हारी वीडियो अगर ऑफिस के लोगों तक पहुंच गई है तो तुम्हारे घर में ही जल्द पहुंच जाएगी। और ये बात सुनना थी कि मेरा ब्लड एकदम से लो होने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा नाचने लगा। बिनिश का मासूम और बेदाग चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने लहराने लगा। इससे किसी जुर्म की सज़ा मिली थी। मेरा दिल यूं था जैसे इसमें खंजर घोंपे जा रहे हों। मुझे अब समझ में आ रहा था कि होटल का मैनेजर इस लड़के से आंखों ही आंखों में क्या कह रहा था। और मेरा खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रूम में जाते ही रूम को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए था और बिनिश सच ही कहती थी कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। शायद इसकी छठी इसने इसे खतरे की घंटी बजा दी थी, मगर मैं ही जाहिल था जिस बात को समझ नहीं सका। मेरा दिल चाह रहा था कि इस होटल को जाकर आग लगा दूं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ये आग मेरे घर में लगने वाली थी और ये इसी आग थी जो किसी भी पानी से बुझ नहीं सकती थी। मैं रेस्टोरेंट से सीधा घर आ गया क्योंकि मैं किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये ख्याल कि मेरी बीवी पूरी दुनिया के सामने बेहिजाब हो गई है मेरी रूह को निचोड़ने के लिए काफ़ी थी। मैं जैसे ही कमरे में गया, बिनिश मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? खैर तो है ना? मैंने कहा कि प्लीज़ एक कप चाय बना दो। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। देखकर वो जल्दी से कमरे से निकल गई और चाय बनाने के लिए चली गई। मेरे दोस्त ने कहा कि हमें जल्दी मरी पहुंचना होगा इससे पहले कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट करनी होगी। वो मरी का कोई मशहूर होटल नहीं था बल्कि एक गुमनाम सी जगह थी जिसमें वो होटल बनाया गया था। मैं जल्दी तैयारी करने लगा क्योंकि मुझे अभी और इसी वक्त निकलना था। इससे पहले कि मेरा मामला मेरे हाथ में से बहुत आगे चला जाता, मुझे इस वीडियो को रोकना था और इस मैनेजर का मुंह तोड़ना था। बिनिश चाय बनाकर लाई तो मैंने कहा कि मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, 1-2 दिन तक आ जाऊँगा। मैंने चाय को हाथ भी नहीं लगाया और कमरे से निकल गया। इसने मेरा बाजू पीछे से थाम लिया और कहा कि माहिर, खैरियत तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने इसकी मासूम चेहरे को देखा और अपनी नज़रें झुका गया। मैं इस काबिल नहीं था कि मैं इसे देख भी सकता। मैं बिनिश को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। मैंने इसे दोनों कंधों से पकड़ा और कहा कि बिनिश, मैं जो बात तुमसे कहना चाहता हूँ इसे ध्यान से सुनना और इस पर अमल करना। वो एकदम घबरा गई और कहा, क्या हो गया है? कौन सी बात है?
میں نے کہا کہ तुम इस कमरे में ही रहोगी और अपने घर भी तब तक नहीं जाओगी जब तक मैं वापस घर न आ जाता। मुझसे वादा करो, क्या तुम मुझ पर यकीन है? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत सच्ची लगती है? इसने कहा, आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप मेरे शौहर हैं, आप भला मुझसे झूठी मोहब्बत क्यों करेंगे? मैंने कहा कि इस जुमले के अलावा किसी भी बात पर कोई यकीन न करना, बस 2 दिन यहाँ बैठी रहो और इससे जुमले को अपनी ज़बान का विरस समझ कर जारी रखो कि माहिर तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और तुम पर कोई आँच नहीं आने देगा। ये कहना था। ये कहते साथ ही मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए और वो शदीद हैरानी और परेशानी से मुझे देखने लगी। इसने कहा कि माहिर, क्या बात है, प्लीज़ मुझे बता दें, वरना मैं सह नहीं पाऊंगी। क्या कुछ हुआ है? मैंने कहा कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, बस तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वैसे ही करना। मैं ये कहकर वहाँ से निकल पड़ा। मुझे अपने दोस्त के साथ मरी जाना था। हमने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी थी, मगर मसला ये था कि इसका रिस्पांस आने में भी 1-2 हफ्ते लग जाना थे और इस दौरान तो वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी होनी थी। फिर क्या फ़ायदा? इसलिए मैं पुलिस के हमरा मरी की इस होटल जा पहुंचा था, मगर वहाँ एक मोटा सा ताला पड़ा हुआ था। इर्द गिर्द के लोगों से पूछना पर पता चला कि वो होटल तो कई दिनों से खाली पड़ा था। फिर कुछ दिन पहले वहाँ पर कुछ मशकूक लोग आए और 1 हफ्ते के लिए होटल खोल दिया गया। ये तासर दिया गया कि यहाँ शादीशुदा नए नए जोड़े अपना हनीमून मनाने आए तो यहाँ पर सट्टे कर सकते हैं। इस तरह 1 हफ्ते वो होटल खुलने के बाद दोबारा बंद कर दिया गया था और इनका कुछ पता नहीं था, जो न जाने कहाँ से आए थे और कहाँ जा चुके थे। मैंने सर पकड़ लिया, दोनों हाथों में थाम लिया था, क्योंकि वो हमें ही बर्बाद करने के लिए आए थे और बर्बाद करके जा चुके थे। मैं वहाँ बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा था। मुझे रोना खुद पर नहीं बल्कि बिनिश की किस्मत पर आ रहा था। इसके लिए मेरा दिल तड़पा जा रहा था। जब इसे इल्म होगा तो वो बाहया लड़की तो जीते जी मर जाएगी। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और इसका नंबर डायल किया, मगर यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैं पागलों की तरह इधर उधर चक्कर काट रहा था। मेरा दोस्त मेरे पीछे पीछे था और हालात की संगीनी को जान चुका था। हम वहाँ से रात 10 बजे के करीब निकले थे। सड़क पर बर्फ़बारी की वजह से बार बार गाड़ी रोकना पड़ती थी। सारी रात हम सड़क पर धंसे रहे, ऊपर से सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। मैं बिनिश को कॉल कर करके थक चुका था। सुबह 5 बजे के करीब हम इस्लामाबाद पहुँचे और मैंने झट से बिनिश के नंबर पर फ़ोन किया तो इसका नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गया, क्योंकि वो अपना नंबर कभी भी ऑफ़ नहीं करती थी। तो क्या वो जान चुकी है? ये अज़ियतनाक हकीकत इस पर भी वाज़ेह हो चुकी थी। क्या ये सोच कर ही मेरे जिस्म में खून की गर्दिश बढ़ने लगी। मैंने मामा को कॉल की तो इन्होंने दूसरी कॉल पर फ़ोन उठा लिया। मैंने झट से कहा कि मामा, बिनिश कहाँ है? मेरी बात सुनकर मामा ज़ारो कतार रोने लगी और मैं एकदम से साकत हो गया, जैसे कोई बहुत ही बुरी खबर मुझे सुनाने को मिलेगी। मामा ने कहा, बिनिश के घर वाले बहुत गुस्से में आए थे और बिनिश को लेकर चले गए। न जाने तुम दोनों के दरमियान में क्या हुआ है, मुझे तो कोई कुछ भी नहीं बता रहा। इसके भाई मुझे धमका कर गए हैं कि आपकी बेटी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने क्या कर डाला है इसके साथ? मुझे भी तो कुछ बताओ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा, बिनिश ठीक तो है ना? वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता वो ठीक है या नहीं, वो तो जाना नहीं चाहती थी, मगर वो ज़बरदस्ती लेकर गए हैं इसके हाथ से पकड़ कर। और तुम कहाँ हो? हमें इस हालत में छोड़कर किधर चले गए हो? तुम जल्दी घर वापस आओ। मैंने कहा, मैं बस रास्ते में शाम तक घर आ जाऊँगा, फिर हम बात करेंगे। मैंने फ़ोन रख दिया और बिनिश का नंबर बार बार डायल करने लगा, मगर इसका नंबर बंद था और मेरा दिल भी साथ ही बंद हो गया था। रात को मैं जैसे तैसे घर पहुंचा। मामा सर पकड़ कर बैठी थी और अफशां इधर उधर चक्कर काट रही थी। मैं तो अपनी बहन से भी नज़रें नहीं मिला पा रहा था, सीधा अम्मी के कदमों में जा गिरा। अम्मी ने कहा, माहिर, ये तुमने क्या कर डाला बेटा? तुमने भरी दुनिया में अपनी बीवी की इज्जत नीलाम कर दी। और मैं यूं था जैसे ज़मीन में धंस गया था। तो इन्हें भी पता चल गया था
और बिनिश न जाने वो किस हाल में होगी। मैंने कहा, मामा आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? मैं भला इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता हूँ? एक गलती हुई मुझसे कि मैं इस होटल की छानबीन किए बगैर इसमें घुस गया। बिनिश मुझे मना कर रही थी मगर मैं तो जज्बात में बिल्कुल अंधा हो चुका था। आप चले मेरे साथ, हमें बिनिश के घर जाना है, इससे माफ़ी मांगनी है और इससे साथ लाना है। मम्मा ने कहा, बेटा वो बहुत बाहया बापर्दा गैरत वाली लड़की है, तुम इससे क्या एक्सेप्ट करते हो? चाहे तुम्हारी गलती नहीं भी है फिर भी क्या वो तुम्हें खुद को माफ़ कर पाएगी? मैंने कहा, वो मेरी बीवी है, मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे मना लूँगा, इसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगा, आप बस भी चलें। मगर जब मैं मामा को लेकर इसके घर गया तो वहाँ तो सफ़ी मातम बिछी थी। सफ़ेद कफन में लिपटा बिनिश के वजूद ने मुझे वहीं पर बर्फ़ का मुजस्मा बना दिया था। मैं यकदम इसे देखता रहा, ना कोई आह, न सिसकी, न आंसू, बस बिल्कुल साकत, जैसे मेरे अंदर के सारे जज्बात इस सफ़ेद कफन में छुप गए हों। मामा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था और मैं यूं था जैसे अब कभी हिल भी नहीं पाऊंगा। ज़िंदगी भी कितनी अजीब शय है ना, कि जब हमें लगता है कि हमारा वजूद मुकम्मल हो चुका है, अब हमारी ज़िंदगी में बस मुसरतों के ढोल ही बजेंगे, मगर तब ही किस्मत का एक ज़ोरदार थप्पड़ हमारी गाल पर पड़ता है और हमारी ज़िंदगी के सारे रंग निचट जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिनिश तो मुझे माफ़ी मांगने के काबिल भी ना समझा था। वो ये सारा दुख, सारी अजियत खुद पर ही झेल गई थी और मुझे बिल्कुल बरी कर गई थी। इसके भाइयों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं तो शायद इससे ज़्यादा सख्त सज़ा का अहल था। जेल तो बहुत कम थी मेरे लिए। मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी में आने वाले इस रंगीन लम्हों को सोचकर ज़ोर से हंसने लगता था। फिर इन लम्हों पर जब सफ़ेद कफन ढकते हुए देखता तो चीखें निकलने लगती, क्योंकि मैं अपने होश खो बैठा था। सब लोग मुझे पागल समझते थे मगर मैं पागलपन से बहुत आगे निकल चुका था। क्या बिनिश ने अपनी जान लेकर दुरुस्त फैसला किया था? और प्यारे दोस्तों, एक मशवरा देता चलूं आपको कि कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार किसी अनजान जगह पर मत करें, क्योंकि कैमरे की आंख आपको देख रही है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।